Assalamu alaikum everyone and welcome you all to the JK Life Science Academy. This will be our lecture number 25th, and in this lecture we will discuss the deletion mapping. The lecture will be continued with our previous lecture, that was the viral gene mapping. This is the sub part of the viral gene mapping. Previous lecture we have discussed the theoretical portion. Now we will see the numerical portion, as well as we will try to understand what deletion mapping means. Okay, maximum questions जो भी आते हैं या viral gene mapping के, वो deletion mapping को लेके आते हैं. तो इसका कंसेप्ट देख लेते हैं. डिलीशन मैपिंग को डिस्कवर किया था एस बेंजर ने. एस बेंजर ने जब स्टडी की थी, फाइन स्ट्रक्चरल एनालिसिस किया था R2 लोकस ऑफ T4 फाजेस में, उसी स्टडी के दौरान उन्होंने दिया था कंसेप्ट ऑफ डिलीशन मैपिंग. डिलीशन मैपिंग क्या होती है, इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं. बेंजर साहब जब क्रॉस कर रहे थे, दो R2 म्यूटेंट्स को क्रॉस कर रहे थे, उन्होंने देखा कई सारे क्रॉसेस में दे हैव आइसोलेटेड अराउंड 60 डिफरेंट म्यूटेंट्स ऑफ R2 locus, and they found that most of the R2 mutants do not produce R plus recombinants, although known to have the mutation in the different site. इसका मतलब ये है, उन्होंने जब क्रॉस किया, एक R1 को उन्होंने क्रॉस किया मल्टीप्लाइड बाय R2 के साथ, मतलब इसमें भी R2 locus mutated, इसमें भी R2 locus mutated, एंड दे वर एक्सपेक्टिंग कि इनके बीच रिकॉम्बिनेशन होगी. जैसे आपने कल वाले पिछले लेक्चर में देखा कि वहां पे R प्लस लोकस भी बनता था, जब X प्लस Y प्लस जहां पे आता था प्रीवियस लेक्चर में, तो R2 लोकस फंक्शनल भी बनता था जब रिकॉम्बिनेशन होती थी बिटवीन टू R माइनस स्ट्रैंड्स, तो वहां पे R प्लस बनता था. उन्होंने उसके बाद देखा कि यहाँ पे कई सारे R2 म्यूटेंट्स को जब हम क्रॉस कर रहे हैं, वहां पे R प्लस रिकॉम्बिनेंट नहीं बन रहा है, although they have different mutation at different site. उनको different location mutated है. उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? If they have different site mutated, if they have mutation at different site, they should produce the wild type. They should produce the R plus wild type. Okay, they should rescue the R plus phenotype. But they found that even crossing the two different mutants of R2 locus, they are unable to produce the wild type. And he hypothesized at that time that there might be some deletion at that fragment, and we will try to understand what that deletion means. Okay. Now, this is the statement that deletion mapping was Benzer, what he did, he isolated around 60 mutants of R2 locus independently. In some of the crosses, a particular R2 mutant did not produce R plus recombinant within number of R2 mutants known to have mutation at the different site. Benzer hypothesized that there might be deletion mutation in the particular R2 mutant. Now we will try to understand what that deletion mapping means. So let us try to understand the deletion mapping, the concept of deletion mapping. See, देखो deletion mapping कैसे हो सकती है. अगर आप फॉर एग्जाम्पल ये एक R2 म्यूटेंट है, दिस इज R2 म्यूटेंट, ये भी R2 म्यूटेंट है, मतलब इनमें R2 लोकस जो है वो म्यूटेटेड है. अब हम इनको जब क्रॉस करेंगे, ये किसको इन्फेक्ट करेंगे? इक्वली बी को, जैसे हमने कल देखा है. ये पूरा डिटेल मैंने इन डिटेल डिस्कस किया है पिछले लेक्चर में. तो वहां पे हमें पता है कि R2 म्यूटेंट जो है ये किसको इन्फेक्ट करेगा? इक्वली बी को, इक्वली K2 लैम्डा को ये इन्फेक्ट नहीं करेगा, एंड इट विल प्रोड्यूस these cloudy plaques. Okay, not clear plaques. अब जब आप इन्फेक्ट करवाओगे इक्वली बी को, आपको पता है वहां पे रेप्लिकेशन और रिकॉम्बिनेशन होती है, जैसे पिछले लेक्चर में मैंने इन डिटेल वो डिस्कस किया है. तो पहले आप प्लीज वो लेक्चर देखिएगा, तब आपको ये सारी चीजें समझ आएंगी. अगर फॉर एग्जांपल ये R2 म्यूटेंट है, इसमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस रीजन में डिलीशन हुआ है, जैसे आप ये रीजन देख रहे हो, ये रीजन जो है ये डिलीट हुआ है, दिस रीजन इज डिलीटेड रीजन. ठीक है, इस R2 लोकस में ये रीजन डिलीट हुआ है, और इस R2 लोकस में एक पॉइंट म्यूटेशन हुई है. फॉर एग्जांपल ये हाइपोथेसाइज किया था बेंजर साहब ने कि यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन हुई है, और पॉइंट म्यूटेशन हो या डिलीशन म्यूटेशन हो, ऑल इन ऑल जो R2 लोकस है वो म्यूटेट हो जाएगी, और जब R2 लोकस म्यूटेट हो जाएगी तब ये इक्वली K2 लैम्डा को इन्फेक्ट नहीं करेगा. जब हमने दोनों R2, ये भी R2 है, ये भी R2 म्यूटेटेड, ये भी R2 म्यूटेटेड, जब हमने इक्वली बी को इन्फेक्ट करवाया, वी वर एक्सपेक्टिंग दैट यहाँ रिकॉम्बिनेशन होगी, और रिकॉम्बिनेशन से वाइल्ड टाइप बन सकता है R2, जिसको बोलते हैं R प्लस म्यूटेंट, R प्लस रिकॉम्बिनेंट, मतलब R2 लोकस जिसमें फंक्शनल होगा. Benzer was expecting that there might be some progenies that will have R2
R2 locus in dominant state, that will have R2 plus state, we can say R2 in plus state. Okay, now what happened, what he hypothesized at that time is that अगर डिलीशन यहाँ पे इस रीजन में है और यहाँ पे एक पॉइंट म्यूटेशन है, दोनों की केसेस में R2 म्यूटेट है, इक्वली बी को इन्फेक्ट करेगा। आफ्टर रेप्लिकेशन जब रिकम्बिनेशन होगी, रिकम्बिनेशन में एक ये कयाज्मा स्ट्रक्चर जो आपको देखने को मिल रहा है, ये डाइवेलेंट स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल ये डिलीशन रीजन यहाँ पे आ गया और डिलीशन रीजन के जस्ट नीचे पॉइंट म्यूटेशन वाला रीजन आ गया यहाँ पे। जब रिकम्बिनेशन होगी ये डिलीशन बैंड यहाँ से जाएगा, जो आपको दिख रहा है यहाँ से, तो ये यहाँ से जा रहा है और यहाँ से ये ब्लैक के साथ जा रहा है, दिस इज द ब्लैक रीजन, इसके साथ जा रहा है। तो ऊपर वाले स्ट्रेन में एक प्रोजेनी में यहाँ पे आएगा डिलीशन म्यूटेशन और दूसरी स्ट्रेन में आप देख रहे हो यहाँ से क्रॉसिंग ओवर होगी, लेकिन उसमें आएगा पॉइंट म्यूटेशन। दैट मीन्स दोनों R2 म्यूटेटस यहाँ से R प्लस रिकम्बिनेंट नहीं बनेगा। द रीजन बीइंग क्योंकि डिलीशन बैंड और पॉइंट म्यूटेशन ओवरलैप हो रहा है। जो ही ये ओवरलैप होंगे दे विल नॉट प्रोड्यूस द R प्लस म्यूटेंट, दे विल नॉट प्रोड्यूस द R प्लस रिकम्बिनेंट। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे जो है डिलीशन बैंड जो है डिलीशन बैंड ओवरलैप कर रहा है पॉइंट म्यूटेशन के साथ। और आप देख रहे हो जब रिकम्बिनेशन कंप्लीट होगी आप देख रहोगे एक स्ट्रैंड में डिलीशन आएगा, एक स्ट्रैंड में डिलीशन आएगा, दूसरी स्ट्रैंड में आपको पॉइंट म्यूटेशन आएगा। सेम जैसे पेरेंट में था वैसे यहाँ पे भी आएगा। तो यहाँ से R प्लस रिकम्बिनेंट बनने के चांसेस नहीं है। The reason being because deletion band is overlapping with the point mutation. That is the simple conclusion. So these are the 2 pointers. R plus recombinant not produced. यहाँ से R plus recombinant नहीं बनेगा. The reason being point mutation and deletion mutation is overlapping. Point mutation और deletion mutation overlap कर रहा है. उस वजह से R2 mutants, two different R2 mutants will not produce the R plus recombinant. Now take the another case. For example, इस R2 mutant आप यहाँ से भी ये भी R2 mutant है और ये भी R2 mutant है, इसमें डिलीशन म्यूटेशन है और इसमें पॉइंट म्यूटेशन है, इक्वली बी को इन्फेक्ट करेगा। अब फॉर एग्जांपल ये ओवरलैप नहीं कर रहा है, ये जो बैंड है ये ओवरलैप नहीं कर रहा है, ये पॉइंट म्यूटेशन एक साइड से और डिलीशन म्यूटेशन दूसरे से। जब आप देखोगे जब रिकम्बिनेशन होगी, रिकम्बिनेशन में ये ब्लैक रीजन इस रेड के साथ जाएगा, डिलीशन वाला बैंड पॉइंट म्यूटेशन के साथ चला जाएगा। तो आप देख रहे हो एक स्ट्रैंड में तो दोनों चीजें आ रही है, उसमें डिलीशन रीजन भी आ रहा है, उसमें पॉइंट म्यूटेशन भी आ रही है, डिलीशन एज वेल एज पॉइंट म्यूटेशन, इसमें डिलीशन और पॉइंट म्यूटेशन एक स्ट्रेन में जा रहे हैं और दूसरी स्ट्रेन जो यहाँ से बन रही है, दूसरी जो वायरस स्ट्रेन यहाँ से बन रही है उसमें एक ये जो है फंक्शनल हो रहा है, R2 लोकस फंक्शनल हो रहा है, उसमें ये भी फंक्शनल आ रहा है और ये भी फंक्शनल आ रहा है। आप देख रहे हो R2 लोकस फंक्शनल हो जाती है यहाँ से। तो इसका मतलब क्या है, R प्लस रिकम्बिनेंट यहाँ से बनेगा। द रीजन बीइंग पॉइंट म्यूटेशन इज नॉट प्रेजेंट इन द डिलीटिंग बैंड। जिस रीजन में पॉइंट म्यूटेशन है उस रीजन में डिलीटिंग बैंड नहीं आ रहा। सो देयर इज नो ओवरलैप between what deletion and point mutation. There is no overlap between deletion and point mutation. So this is the simple conclusion that we can draw here, that अगर R2 locus को हम क्रॉस कर रहे हैं, दो डिफरेंट R2 म्यूटेंट्स को क्रॉस कर रहे हैं, वहां से अगर R प्लस रिकम्बिनेंट बन रहा है, दैट मीन्स डिलीशन बैंड पॉइंट म्यूटेशन के साथ ओवरलैप नहीं कर रहा है। और अगर ओवरलैपिंग होगी दैट मीन्स ये एक दूसरे को कंप्लीमेंट नहीं करेंगे, यहां से R प्लस नहीं बनेगा। इसी कंसेप्ट को हम यूज करेंगे और हम देखेंगे CSIR के न्यूमेरिकल जो आए हैं, मैं दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन यहाँ पे, तो आप देखोगे कि ये सिंपल सा कंसेप्ट यूज करके आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, आई थिंक हार्डली विद इन 30 to 40 seconds. Okay, let us see. Likewise, if the two deletion mutants, अगर दो deletion mutant को आप क्रॉस करवा रहे हो and R plus not produced, इसका मतलब है deletion mutation overlapping, deletion band एक दूसरे के साथ overlap कर रहा है। If R plus recombinant produced, अगर बन रहा है R plus mutant, that means deletion mutation is non-overlapping. जैसे आपने पिछले में देखा डिलीशन एंड पॉइंट म्यूटेशन, कभी कभी पॉइंट और पॉइंट भी ओवरलैप कर सकता है, कभी डिलीशन ओवरलैप कर सकता है। ठीक है, तो ऑल इन ऑल जब भी ओवरलैप होगा तो R प्लस रिकम्बिनेंट नहीं बनेगा और जब ओवरलैपिंग नहीं होगी R प्लस रिकम्बिनेंट बनेगा। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है।
नाउ टेक द क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इन्होंने R1 और R2 का क्रॉस किया है, नो लाइसिस ऑफ K12 लैम्डा, K12 लैम्डा को इन्फेक्ट करवाया, और K12 लैम्डा को इन्फेक्ट कौन करवाएगा? दिस इज R माइनस, दिस इज R माइनस, R माइनस और R माइनस जब क्रॉस किया, दे वर एक्सपेक्टिंग यहाँ से R प्लस बनेगा, और R प्लस को जब इन्फेक्ट करवाएंगे K12 लैम्डा को, दे वर एक्सपेक्टिंग कि ये K12 लैम्डा को, K12 लैम्डा जो बैक्टीरियल स्ट्रेन है उसको ये उसकी लाइसिस करेगा, मतलब ये बैक्टीरियोफाज उसको इन्फेक्ट करेगा। आप ये इन्होंने कहा है कि नो लाइसिस ऑफ K12 लैम्डा, K12 लैम्डा को कुछ नहीं हो, दैट मीन्स यहाँ से R प्लस नहीं बन रहा है, क्लियर? दैट मीन्स R1 में जहाँ पे म्यूटेशन है वहीं पे या तो म्यूटेशन ओवरलैप हो रही है या उसी साइड पे यहाँ पे म्यूटेशन है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं जहाँ पे R1 की म्यूटेशन है वही R2 की म्यूटेशन भी है, R1 इज इक्वल टू R2, ठीक है? R1 का जब R3 के साथ किया, लाइसिस हो गई, लाइसिस हो गई मतलब R प्लस रिकम्बिनेंट बना, R प्लस रिकम्बिनेंट बना, मतलब जहां पे R1 की म्यूटेशन है वहां पे R3 की म्यूटेशन नहीं है, ठीक है? तो यहां पे R1 इज नॉट इक्वल टू R3 म्यूटेशन, जहां पे R1 की म्यूटेशन है वहां पे R3 में म्यूटेशन नहीं है। R1 का R4 के साथ किया गया क्रॉस, यहां से भी लाइसिस हुई मतलब R प्लस रिकम्बिनेंट बना, R प्लस यहां से बना, यहां से भी R प्लस बना, यहां से R प्लस नहीं बना, यहां से R माइनस ही रहा। तो जब यहां से दैट मीन्स R1 इज नॉट इक्वल टू R4, ठीक है? अब क्वेश्चन में पूछा गया है अगर हम R2 को R4 के साथ क्रॉस करेंगे क्या यहां पे लाइसिस होगी, क्या यहां पे R प्लस रिकम्बिनेंट बनेगा कि नहीं बनेगा, ये आपको आंसर करना है। वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और अगर आपको नहीं आ रहा है तो वीडियो ऑन कर सकते हो, आप देख सकते हो कि इसको सॉल्व कैसे करना है। देखो बेटा कैसे सॉल्व करना है इसको, ऑलरेडी हमारे पास डिसाइड हो चुका है कि R1 इज इक्वल टू R2, ठीक है? द R1 इज नॉट इक्वल टू R3, R1 इज नॉट इक्वल टू R4, दैट मीन्स R2 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू R4। इसका मतलब क्या है? क्योंकि आप देखो R1 इज इक्वल टू R2, क्लियर? ये हमारे पास पहले ही क्लियर हो चुका, R1 R2 के बराबर है, मतलब जहां R1 में म्यूटेशन है वहीं पे R2 पे भी म्यूटेशन है, उस वजह से ये एक दूसरे को कंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रही है? यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है, लेकिन R1 R3 के बराबर नहीं है। अगर हम ये भी कह सकते हैं R2 भी R3 के बराबर नहीं है, क्योंकि R1 इज इक्वल टू R2, R1 R4 के बराबर नहीं है, दैट आल्सो मीन्स दैट R2 इज आल्सो नॉट इक्वल टू R4 जो यहाँ पे है। तो अगर R2 R4 के बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल टू R4, दैट मीन्स यहाँ पे लाइसिस होगी, यहाँ पे बैक्टीरिया की लाइसिस हो जाएगी, और लाइसिस हो जाएगी तो ये आपके पास ये आंसर आएगा दैट देयर इज लाइसिस। ये आंसर आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 2, इन एडेनिन रिक्वायरिंग हैप्लॉइड यीस्ट म्यूटेंट पिंक कलर जो है वो म्यूटेटेड है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको क्या करना होता है, जब भी आप CSIR का क्वेश्चन पढ़ोगे, जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास दी गई है उस इंफॉर्मेशन को आप नोट करते जाओ, आप अल्टीमेटली सीधे आंसर पे आ जाओगे। आप देखो जो भी जेनेटिक्स के क्वेश्चंस है ये ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन दी गई होती है आप उसको सिर्फ नोट करते जाओ, आप सीधे आंसर पे आ जाओगे। उन्होंने कहा है हैप्लॉइड यीस्ट म्यूटेंट पिंक कलर अपीयर्स, द म्यूटेंट हैप्लॉइड स्ट्रेन्स वायर क्रॉस्ड, मतलब उन्होंने पिंक को क्रॉस किया होगा, प्रोड्यूसिंग द डिप्लॉइड यीस्ट एंड द फॉलोइंग रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड। ये क्रॉस है, ये डिप्लॉइड यीस्ट का फिनोटाइप है। R1 को R2 के साथ क्रॉस किया तो म्यूटेटेड ही रहा, तो म्यूटेटेड मतलब यहाँ से वाइल्ड टाइप नहीं बना, तो मतलब जहाँ पे R2 में म्यूटेशन है वही R1 में भी म्यूटेशन है, इसीलिए यहाँ पे पिंक कलर आया। R1 का R3 के साथ वाइट कलर बना, मतलब वाइल्ड टाइप जो है यहाँ पे R प्लस रिकम्बिनेंट बना, यहाँ पे R माइनस ही है। यहाँ से R2 R3 को क्रॉस किया, वाइट बना यहाँ पे, मतलब यहाँ पे R प्लस रेस्टोर हो गया। R1 का R4 के साथ क्रॉस किया तो यहाँ पे पिंक, मतलब यहाँ पे इन दोनों के बीच क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच ये एक दूसरे को कंप्लीमेंट नहीं कर रहा है, उस वजह से यहाँ से सिर्फ पिंक मतलब म्यूटेटेड कलर ही बन रहा है, पिंक कलर ही बन रहा है। आपको बताना है हाउ मेनी सिस्टॉन्स आर डिफाइंड बाय द गिवन सेट ऑफ म्यूटेशन, इस म्यूटेशन में टोटल कितने सिस्टॉन्स इन्वॉल्व हुए हैं आपको बताना है। R1 और R2 आप देख रहे हो तो वाइल्ड टाइप यहाँ से नहीं बन रहा है, दैट मीन्स R1 में जहाँ म्यूटेशन है वहीं पे R2 में भी म्यूटेशन है। कंप्लीमेंटेशन टेस्ट अगर आपको याद होगा,
जो एक दूसरे को कंप्लीमेंट नहीं करेंगे, दे बिलोंग टू सेम ग्रुप, दे बिलोंग टू, तो दैट कंसेप्ट यू हैव टू यूज हियर. So that means R1 or R2 belong to the same group because they have same gene mutated, they have same cistron mutated. उस वजह से ये एक दूसरे को कंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा है, उस वजह से यहाँ से वाइल्ड टाइप नहीं बन रहा है, यहाँ से पिंक बन रहा है, म्यूटेटेड. R1 and R3 have different cistron mutated, उस वजह से ये एक दूसरे को कंप्लीमेंट कर रहा है और यहाँ से वाइल्ड टाइप रेस्टोर हो रहा है. R2 और R3 जब क्रॉस कर रहा है, यहाँ से वाइल्ड टाइप बन रहा है, मतलब ये एक दूसरे को कंप्लीमेंट कर रहे हैं. दैट मींस दे हैव डिफरेंट जीन म्यूटेटेड. R1 और R4 के बीच भी कंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही है. दैट मींस जहां पे R1 में म्यूटेशन है, जहां पे R2 में म्यूटेशन है, वहीं पे R4 में भी म्यूटेशन है. एक कंप्लीमेंटेशन ग्रुप बनेगा आपके पास R1, जिस ग्रुप में R1 होगा उसी ग्रुप में R2 भी होगा, R2 भी इसमें होगा. इस ग्रुप में हम R1 R2 भी इसी में, और इस ग्रुप में, इस ग्रुप के साथ कौन रहेगा, R4 भी इस ग्रुप के साथ रहेगा, R4. ये एक कंप्लीमेंट सिस्ट्रॉनिक ग्रुप बना, और दूसरा बनेगा 3 अलग से, क्योंकि 3 इनके साथ कंप्लीमेंट कर रहा है, तो ये बना दूसरा आपके पास. तो ये एक सिस्ट्रॉन इज फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, ये एक सिस्ट्रॉनिक ग्रुप और ये दूसरा. तो कितने सिस्ट्रॉनिक ग्रुप्स यहाँ पे टोटल, हाउ मेनी सिस्ट्रॉन्स आर डिफाइंड बाय द गिवन सेट ऑफ म्यूटेशन. तो आंसर विल बी 2 सिस्ट्रॉन्स. 2 सिस्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है. क्यों? क्योंकि R1 और R2 एक दूसरे को कंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, उस वजह से यहाँ पे सिर्फ म्यूटेटेड कलर ही बन रहा है, वाइल्ड टाइप रेस्टोर नहीं हो रहा है. दैट मीन्स दे हैव सेम जीन म्यूटेटेड. इफ दे हैव सेम जीन म्यूटेटेड दे विल बिलोंग टू सेम सिस्ट्रॉनिक ग्रुप, और R1 R2 सेम सिस्ट्रॉनिक ग्रुप. आप देख रहे हो जब R1 का R4 के साथ कर रहा है तब भी ये कंप्लीमेंट नहीं कर रहा है, तब भी यहाँ पे वाइल्ड टाइप रेस्टोर नहीं हो रहा. दैट मीन्स जहाँ पे R1 में म्यूटेशन है वहीं पे R4 भी म्यूटेशन है. सो इट R4 विल आल्सो बिलोंग टू दिस ग्रुप. और R3 क्योंकि कंप्लीमेंट कर रहा है इन दोनों के साथ, R3 का जब 1 के साथ क्रॉस कर रहा है तो वाइल्ड टाइप बन रहा है, R3 का जब 2 के साथ क्रॉस कर रहा है तो वाइल्ड टाइप बन रहा है. दैट मीन्स जहाँ पे 1 में म्यूटेशन है वहाँ पे 3 में म्यूटेशन नहीं है, उस वजह से एक दूसरे को कंप्लीमेंट कर रहा है, और कंप्लीमेंट कर रहा है यहाँ से वाइल्ड टाइप रेस्टोर हो रहा है. दैट मीन्स R3 अलग ग्रुप से बिलोंग करेगा, और R2 1, 2 और 4 अलग ग्रुप में. दिस वाज 4 मार्क्स क्वेश्चन इन द CSIR. ठीक है, अब आप खुद देख रहे हो कितने सेकंड्स लगते हैं आंसर कर रहे हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड टेक अनदर क्वेश्चन. ऐसा क्वेश्चन आपने बहुत बार CSIR के पेपर्स में देखा होगा, एंड आई एम डैम श्योर जो ही आपने क्वेश्चन देखा होगा आपने वहां से पेज जल्दी मोड़ा होगा कि हमें आगे चलना है, क्योंकि ये क्वेश्चन देख के ही जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो होते हैं, जैसे स्पेशली लाइफ साइंस के, क्वेश्चन देख के ही वो स्किप कर लेते हैं कि ये बहुत ही टफ क्वेश्चन होगा, इसको पता नहीं क्या क्या करना होगा, 0 लिखा है, माइनस प्लस लिखा है, पता नहीं क्या करना होगा, पता नहीं कितना टाइम खाएगा ये क्वेश्चन. और मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड्स लगते हैं. इतना बड़ा क्वेश्चन आपने कई बार CSIR के पेपर्स में देखा होगा. देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है. गिवन द फॉलोइंग मैप एंड द पॉइंट म्यूटेंट्स आर गिवन द डेटा इन द टेबल, ड्रा ए टोपोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिलीशन म्यूटेशन फ्रॉम R21 to R24. आप टोपोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन दे दो कि कौन सा जो डिलीशन बैंड है ये कहां पे लाई कर रहा है. प्लस का मतलब है R प्लस बन रहा है, और 0 का मतलब है R प्लस रिकम्बिनेंट नहीं बन रहा है. R प्लस रिकम्बिनेंट कब बनेगा? जब डिलीशन बैंड पॉइंट बैंड के साथ ओवरलैप नहीं करेगा. और 0 का मतलब है R प्लस रिकम्बिनेंट नहीं बन रहा है. R प्लस रिकम्बिनेंट कब नहीं बनेगा? जब डिलीशन बैंड पॉइंट म्यूटेशन के साथ ओवरलैप नहीं करेगा. ठीक है, सॉरी, जब डिलीशन बैंड और पॉइंट म्यूटेशन ओवरलैप करेंगे मतलब यहां से R प्लस रिकम्बिनेंट नहीं बनेगा. और जब डिलीशन बैंड पॉइंट म्यूटेशन के साथ ओवरलैप नहीं करेगा तब जाके यहां से R प्लस रिकम्बिनेंट बनेगा. ठीक है, ये कंसेप्ट हमें यूज करना है, हमें दिखाना है डिलीशन बैंड. अब देखो कैसे करना है. क्वेश्चन पे वहां पे कई सारे ऑप्शन दी गई थी, आपको पिक करनी थी कि कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, तो मैंने राइट वाली ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट की है. इसी तरह और भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन थी. अब मैं दिखाऊंगा कैसे इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं. देखो यहाँ से इन्होंने डाली है पॉइंट म्यूटेशन, और हमें नीचे डालना है डिलीशन बैंड R12, R16, R15, R13, R यहाँ से. अब देखो आप पहले स्ट्रिंग डिलीशन बैंड R21 अगर आप देखोगे 11 के साथ ये कंप्लीमेंटेशन नहीं, 11 के साथ ये R प्लस नहीं बना रहा है, 13 के साथ भी नहीं बना रहा है, 15 के साथ भी नहीं बना है. 0 का मतलब है नहीं बनाना, और प्लस का मतलब है कि R प्लस रिकम्बिनेंट बन रहा है, मतलब ये बना रहा है.
R21 डिलीशन बैंड जो है ये पॉइंट म्यूटेशन के R11 के साथ कंप्लीमेंटेशन नहीं कर रहा है, मतलब R प्लस नहीं बना रहा है, 13 के साथ भी नहीं बना है, 15 के साथ भी नहीं बना है। दैट मीन्स जहां जो डिलीशन बैंड है R21 इट इज ओवरलैपिंग विद द पॉइंट म्यूटेशन ऑफ 11, 13 और 15। मतलब हमें डिलीशन बैंड ऐसे डालना है ये इन तीनों के ऊपर आना चाहिए ताकि ये ओवरलैप करे किसके भी 11, 13 एंड 15। 11, 13 एंड 15, 11, 13 एंड 15 मतलब यहां पे होगा R21, ये होगा आपका R, ये डिलीशन बैंड है 21, ये ओवरलैप कर रहा है, उस वजह से यहां से R प्लस रिकम्बिनेंट नहीं बन रहा। प्लस मतलब R प्लस रिकम्बिनेंट प्रोड्यूस्ड एंड माइनस सॉरी जीरो, इट इज नॉट माइनस, इट इज जीरो। जीरो मतलब R प्लस रिकम्बिनेंट नॉट प्रोड्यूस्ड। अब नेक्स्ट डिलीशन बैंड R22 it is not forming R plus recombinant neither with 13 nor with 14 and 17। 13, 14 और 17 मतलब जहां पे R22 डिलीशन बैंड है वहीं पे 13, 14 और 17 मतलब हमें डिलीशन बैंड डालना है 13, 14 और 17। तो हम डिलीशन बैंड यहां पे डालेंगे, R22 डिलीशन बैंड हम यहां पे डालेंगे 13, 14 और 17। So this will be R22। Clear? Next 23, ये कंप्लीमेंट नहीं कर रहा है ना 11 के साथ, ना 12 के साथ, ना 13 के साथ, ना 15 के साथ, ना 16 के साथ, तो सिर्फ कर रहा है 17 और 14 के साथ, 17 और 14 के साथ कर रहा है, बाकी किसी के साथ नहीं कर रहा है। 17 और 14 बाकी ये किसी के साथ नहीं, मतलब ये यहाँ पे है, ये बैंड ऐसे है R, this will be R23 band। okay, next 24, ना 13 के साथ कर रहा है ना 14 के साथ कर रहा है, 13 और 14 के साथ तो ये नहीं कर रहा है, 13 और 14 के साथ, 13 और 14 मतलब ये यहाँ पे 13 और 14 R24। ठीक है, अब देखो R25 13, 14, 15, 13, 14, 15 के साथ नहीं कर रहा है, 13, 14 और 15 के साथ नहीं कर रहा है, 13, 14 और 15 मतलब यहाँ से ये ओवरलैप कर रहा है, 13, 14 और 15। दिस इज R25। ठीक है, तो यहाँ से देख रहे हो ये इसके साथ बैंड, ये ओवरलैप यहाँ से, ये ओवरलैपिंग यहाँ से हो रही है, ये ओवरलैप कर रहा है 13, 14, इसको थोड़ा सा रब करना है। ठीक है, सो ये ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ से, ये ओवरलैपिंग हो रही है, ये करेगा 13, ये करेगा 13 R24, 24 किसके साथ कर रहा है, 24, 13 और 14 के साथ, 13 और 14 के साथ, 13 और 14 के साथ मतलब यहाँ से। ओके, बैंड ये ओवरलैप हो रहा है और ये यहाँ से ओवरलैप हो रहा है 15, 14 और 16 और ये यहाँ से ओवरलैप, तो इस तरह से ये ओवरलैपिंग हो रही है। आपको दिखाना था कि हम कहाँ पे डिलीशन बैंड दिखाए, जो हमें ये एज पर द क्वेश्चन इंफॉर्मेशन दी गई थी, आपको जस्टिफाई इसको करना था विद द डिलीशन बैंड। सो दीज वर सम क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मेक अ जेनेटिक मैप फ्रॉम द फॉलोइंग 2 फैक्टर फॉज क्रॉस डेटा क्रॉस परसेंट रिकम्बिनेंट्स। एक सिंपल सा कंसेप्ट आपको यहाँ पे यूज करना है, जितने परसेंट रिकम्बिनेंट्स बनेंगे आपको यहाँ पे क्या करना है, जेनेटिक मैप बताना है। जितने परसेंट रिकम्बिनेंट्स बनेंगे मतलब जीन्स दूर दूर, उस वजह से ज़्यादा परसेंटेज ऑफ रिकम्बिनेंट्स बनेंगे, और जितनी कम परसेंटेज रिकम्बिनेंट की होगी मतलब जीन्स पास पास। ठीक है, कंसेप्ट तो यही है ना। सो लेस परसेंटेज ऑफ रिकम्बिनेंट्स, लेस परसेंट ऑफ रिकम्बिनेंट्स means what? Means genes are closely close to each other, और अगर ज़्यादा परसेंटेज बने वाइस वर्सा, तो अगर मोर रिकम्बिनेंट्स बने दैट मीन्स जीन्स आर डिस्टिंग्विश्ड। ये कंसेप्ट आपको यूज़ यहाँ पे करना है। तो ये कंसेप्ट जब आप यूज़ करोगे
इससे आपको बनाना है जेनेटिक मैप। आप देख रहे हो R1 और R2 का क्रॉस किया 0.1% रिकम्बिनेंट्स बने, R1 R3 का क्रॉस किया 0.5% रिकम्बिनेंट्स बने, सबसे ज्यादा रिकम्बिनेंट्स बने R3 और R4 के बीच 0.23% रिकम्बिनेंट्स। दैट मीन्स R3 और R4 सबसे दूर एक दूसरे के साथ, मतलब आप एक साइड पे R3 को रखोगे तो यहाँ पे आपको R4 को रखना है। उसके बाद आपको डिसाइड करनी है R2 और R3, R1 और R2 की पोजीशन। R3 जो है, R1 जो है ये ज्यादा क्लोज है किसके, R1 और R1 और R3, R1 एंड R3 0.05% रिकम, मतलब बहुत ही कम परसेंट रिकम्बिनेंट्स, कम परसेंट रिकम्बिनेंट्स मतलब ये बहुत ही क्लोज होगा, ठीक है। और अगर R1 का R4 के साथ देखोगे 0.19%, मतलब ज्यादा परसेंटेज रिकम्बिनेंट्स की, मतलब ये दूर होगा R4 से, बट इट विल बी क्लोज टू व्हाट, इट विल बी क्लोज टू R3, सो हियर इट विल बी R1 यहाँ पे। अब बचा R2 जो है, R2 का R3 के साथ देखेंगे, R2 वर्सेस R3 is 0.15 and R2 versus R4 is 0.1, so it is more close to R4, so it is R2 will be like here, R2 will be here. So ये जेनेटिक मैप है। इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, ये इन दोनों के बीच इट इज 0.05%। R3 और R2 के बीच, R3 और R2 के बीच जो डिस्टेंस है, R3 एंड R2 के बीच 0.15%। R1 और R2 के बीच, R1 एंड R2 0.1%, 0.1%। R3 और R5 के बीच 0.23%। इसी ज़्यादा परसेंटेज क्यों है, क्योंकि जीनस दूर है, और कम परसेंटेज क्यों है, क्योंकि जीनस पास। तो ये आपके पास जेनेटिक मैप बन गया। R2 और R4 के बीच, R2 और R4 इट इज 0.1%, 0.1%, ठीक है। दिस इज द जेनेटिक मैप। तो दीज वर सम क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर CSIR पेपर्स जो मैंने वहाँ पे देखे। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड the viral gene mapping. Now we will move to the human genetics, where we will discuss the pedigree analysis in detail. Both it is theoretical part as well as the numerical part. Okay, so I think this is enough for the today's lecture. Inshallah, see you in the next lecture of human genetics. So please and please do subscribe more, share with your friends and comment. Okay, and if you have any suggestion or if you have any question, please put forward. Allah Hafiz.